क्वेश्चन में देखना है 29th में कि लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए आपने ये देखिए कि किसका डिप्रेशन सबसे ज्यादा होगा, और डिप्रेशन किसका ज्यादा होना चाहिए, जिसमें आई की वैल्यू सबसे ज्यादा है, क्योंकि मोलैरिटी तो देखिए सेम है सारों की, 0.1 मोलर, कंसंट्रेशन सेम कर दी, लेकिन सारा कुछ डिपेंड किस पे करेगा, आई वैल्यूज पे। और आई जिसका ज्यादा होगा उसमें डिप्रेशन ज्यादा होगा, जिसका आई ज्यादा होगा उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहां बात हो रही है डेल्टा टीएफ पे, डेल्टा टीएफ की, डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, क्योंकि कंसंट्रेशन बाकी चीजें सारा कुछ सेम है, तो आई पे डिपेंड करना है सारा कुछ। और आई किसका ज्यादा होगा, देखिए पोटेशियम सल्फेट K2SO4, K2SO4 के लिए आई क्या होगा, कितने आयंस बनेंगे इसके, 2K पॉजिटिव प्लस सल्फेट 2 नेगेटिव, हाउ मेनी आयंस आर फॉर्म्ड, 3 आयंस, तो आई फॉर दिस विल बी 3, फर्स्ट केस में इट इज 3। सोडियम क्लोराइड के लिए आई कितना होता है 2, यूरिया के लिए आई कितना होता है 1, ग्लूकोज के लिए आई कितना होता है 1, तो किसके लिए सबसे ज्यादा वैल्यू आई आई की, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट के लिए, तो किसमें डिप्रेशन सबसे ज्यादा होगा, K2SO4 में, पोटेशियम सल्फेट में, जिसमें डिप्रेशन ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे लोएस्ट होगा, तो इट विल बी ए आंसर 29th का ए ऑप्शन पोटेशियम सल्फेट, दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30th क्वेश्चन, व्हाट विल बी द molecular weight of NaCl determined experimentally following elevation in the boiling point or depression in the freezing point method। तो ये वहां से है जो मैंने आपको एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस बताए थे कि इलेक्ट्रोलाइट्स के केसेस में, इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे सब्सटेंसेस होते हैं जो डिसोसिएट हो जाएं या एसोसिएट हो जाएं जब उनको सॉल्वेंट में डाला जाए, जब वो सॉल्यूशन में जब एग्जिस्ट करते हैं तो उनकी डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन हो जाए, ऐसे सब्सटेंसेस को इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। NaCl क्या है, इट इज एन इलेक्ट्रोलाइट। NaCl को क्या होगा, NaCl जब सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करेगा तो इट विल डिसोसिएट इनटू Na पॉजिटिव या फिर Cl नेगेटिव, इन दो आयंस में ये डिसोसिएट हो जाएगा। अब आपको पता है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, और कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट। अब NaCl के केस में देखिए आप, NaCl में अगर आप 100 NaCl डाल रहे हैं और 100% अगर डिसोसिएशन हो रही है तो कितने आयंस बन जाएंगे 100 के, 200। अगर 100 थे पहले सोल्यूट पार्टिकल्स और ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाए तो अब नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कितने बन जाएंगे 200, तो 200 हो गए, डबल हो गए कॉलिगेट नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स डबल हो गई हैं। तो आपको पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो सोल्यूट पार्टिकल्स क्योंकि इंक्रीज कर रहे हैं तो इन दोनों में रिलेशन देखिए, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ऑलमोस्ट डबल हो रहे हैं, तो इस केस में मॉलिक्यूलर मास क्या होना चाहिए, अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो मॉलिक्यूलर मास शुड डिक्रीज। तो मॉलिक्यूलर मास विल बिकम ऑलमोस्ट हाफ अगर 100% डिसोसिएशन मान लें, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि पूरा का पूरा डिसोसिएट हो, तो पर इतना जरूर है कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स जो है इंक्रीज कर जाएंगे। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज करने से मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज कर जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास वैसे होता है NaCl का 58.5, लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंटली फॉलोइंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मेथड से निकालें, या मतलब क्या ऐसा कहा जाए कि कॉलिगेटिव मेथड से किसी से भी निकालें, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से निकालें, तो मॉलिक्यूलर मास एबनॉर्मल आएगा इस केस में, और मॉलिक्यूलर मास will be less than the normal molecular mass that is 58.5, उससे कम आएगी वैल्यू। एक बार फिर देखिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। NaCl का केस ले रहे हैं, NaCl जो है वो डिसोसिएट हो जाता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज कर जाएंगे क्योंकि NaCl ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है विच डिसोसिएट्स जब इसको सोल्यूशन में डालेंगे, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज करेंगे। अब इस रिलेशन को ध्यान से देखिए जरा
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। नाउ दिस नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स ये इंक्रीज कर रहे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी, मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स और मॉलिक्यूलर मास का इनवर्स रिलेशन है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर मास का इनवर्स रिलेशन है। अगर ये इंक्रीज करता है तो मॉलिक्यूलर मास शुड डिक्रीज और इसकी वैल्यू 58.5 से कम आएगी, तो आंसर विल बी ए 58 लेस देन 58.5। 31st question, next question. At 40 degrees Celsius, the vapor pressures of pure liquids, benzene and toluene are 160 mm of mercury and 60 mm of mercury respectively. At the same temperature, the vapor pressure of an equimolar solution of the two liquids, assuming the ideal solution should be. तो देखिए 40 डिग्री सेल्सियस पे जो टॉलुइन और बेंजीन के प्योर प्रेशर्स हैं, वेपर प्रेशर्स हैं, दे आर गिवन। प्योर बेंजीन एंड प्योर टॉलुइन के वेपर प्रेशर्स आर गिवन, और इनका आइडियल बिहेवियर मानते हुए ये कहा गया है कि टोटल वेपर प्रेशर, टोटल प्रेशर निकालिए इनका, अगर इस सॉल्यूशन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एट द सेम टेम्परेचर, तो कौन सा लॉ यूज होना चाहिए? रॉड्स लॉ विल बी यूज्ड। इन दिस केस 31st क्वेश्चन, रॉड्स लॉ विल बी यूज्ड। P solution या P total, let it be P solution PS, because toluene को हम T से रिप्रेजेंट करेंगे आगे, that will be equal to जो वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, एंड बेंजीन का इट विल बी PB0XB, और दूसरा क्या है? टॉलुइन, तो that will be PT0 into XT। अब जो वेपर प्रेशर है प्योर बेंजीन का वो भी हमें पता है, प्योर टॉलुइन का भी पता है, एक का 160 है और दूसरे का 60 है, और इक्विमोलर सॉल्यूशंस हैं। अगर मान लीजिए दोनों का एक एक मोल्स हैं तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? अगर दोनों के एक एक मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन 1 है, नंबर ऑफ मोल ऑफ टॉलुइन भी 1 है, तो व्हाट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ दिस कंपोनेंट? मोल फ्रैक्शन क्या होती है? XB विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय टोटल हाफ। अगर इसकी हाफ है तो दूसरे की क्या होगी? टॉलुइन की, दैट विल आल्सो बी हाफ। ठीक है जी, तो दिस विल बी मोल फ्रैक्शंस दोनों की जो होंगी, दैट विल बी हाफ एंड हाफ। तो यहां पे देखिए बेंजीन का जो वेपर प्रेशर है प्योर बेंजीन का, दैट इज 160 मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगी? इक्विमोलर है इसलिए हाफ, प्लस प्योर टॉलुइन का कितना है? 60 इंटू हाफ, so this will be 80 plus 30 giving you 110 mm of mercury. So answer will be B, 110 mm of mercury. In this case we have just used the Raoult's law, और इक्विमोलर सॉल्यूशंस हैं इसलिए मोल फ्रैक्शन दोनों की क्या आ जाएंगी? हाफ एंड हाफ आ जाएंगी, और दिस इज द Raoult's law that vapor pressure of the solution will be that will be sum total of PB0XB and PT0XT. So answer in this case is B, 110 mm of mercury. Next question is 32nd question. Phenol associates in water to double molecules. That means क्या हो रही है? Dimerization हो रही है इसमें. The values of observed and calculated molecular weights of phenol are 161.84 and 94 respectively. The degree of association of phenol will be. तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? I की वैल्यू, वेंट हॉफ फैक्टर निकालना पड़ेगा इस केस में, और वेंट हॉफ फैक्टर आपको बताया गया है कि वेंट हॉफ फैक्टर अगर मॉलिक्यूलर मासेस गिवन है तो वेंट हॉफ फैक्टर क्या होता है? नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट, NO, नो से याद रखना है आपने। तो I will be normal molecular weight divided by observed molecular weight. तो first aim should be I calculate करना है इस क्वेश्चन में आपने। What is the value of normal?
molecular weight, observed and calculated. Calculated will be normal and observed is 161.84 and normal will be 94. और अगर इसको कैलकुलेट करें, दिस इज 0.581. अब आपने निकालना है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, और डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला होता है 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय n. दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर दैट डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय n. n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गेटिंग एसोसिएटेड. अब इसमें क्या बोला, फिनोल के क्या बन रहे हैं, डबल मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, तो डाइमराइजेशन हो रही है, तो n will be 2 in this case. This will be 1 minus I, 1 minus 0.581 divided by 1 minus half. और इसको कैलकुलेट करें तो this will be 0.42 divided by 0.5 and this will be 0.828. तो परसेंटेज निकालनी है तो इनटू 100 करना पड़ेगा आपको. दिस विल बी 82.8%. So 82.8% is the correct answer. So D will be the correct option in this case, 82.8%. इस क्वेश्चन में देखिए हमने अल्फा निकालना है. डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको I निकालना था. I निकाला नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट. दिस विल बी 0.581. जब I निकल गया तो अल्फा विल बी 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय n एंड दैट इज इक्वल टू 0.828 और परसेंटेज एसोसिएशन विल बी इनटू 100 दैट इज 82.8%. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33rd क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन देखिए. 100 cc of 0.6 normal H2SO4 and 200 cc of 0.3 normal HCl were mixed together. The normality of the resulting solution will be. अब ऐसे क्वेश्चंस में you have to use the equation N1V1 plus N2V2 is equal to N3V3. N1V1 यहाँ पे H2SO4 देख लीजिए. N1 will be 0.6 and V1 in this case is 100 cc, 100 milliliter, और N2 in this case is 0.3 normal HCl and वॉल्यूम उसने दी हुई है 200. इन दोनों को जब मिक्सअप कर दिया तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो बनेगी वो कितनी बनेगी, 100 प्लस 200 दैट इज V3 विल बी 300. So you have to calculate N3 from this equation, और N3 अगर निकालें इसमें that will be equal to, if we calculate this, N3 is equal to 0.4 normal. तो ऐसे क्वेश्चंस में जब मिक्सचर्स वाली बात हो रही है तो आपने क्या करना है, N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N3V3 करना है. N3 यू हैव टू कैलकुलेट और वॉल्यूम क्या बन जाएगी, 100 ये मिक्स किया 200 ये मिक्स किया तो वॉल्यूम जो रिजल्टिंग मिक्सचर की बनेगी दैट विल बी 300. सो N3 आपने कैलकुलेट किया एंड दैट इज इक्वल टू 0.4 नॉर्मल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34th क्वेश्चन. अ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ is shown by a solution of A and B when. तो ये हमने डिस्कस किया था कि दो तरह की डेविएशंस हो सकती हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में, पॉजिटिव डेविएशन एंड द नेगेटिव डेविएशन. अब यहां पे पूछ रहा है कि नेगेटिव डेविएशन कब आएगी. नेगेटिव डेविएशन क्या होती थी, जब पार्शियल प्रेशर जो है A का दैट इज लेस देन द आइडियल प्रेशर जो एक्सपेक्टेड है. PB विल बी लेस देन PB नॉट XB. तो यहीं से क्लियर हो जाता है कि PA जो है पार्शियल प्रेशर कम क्यों आ रहा है A का, पार्शियल प्रेशर B का कम क्यों आ रहा है जब नेगेटिव डेविएशन है, बिकॉज A और B के बीच में इंटरेक्शंस विल बी मोर
देन AA एंड BB टाइप ऑफ इंटरेक्शंस, तभी नेगेटिव डेविएशन आएगी। अगर AB इंटरेक्शंस आर मोर देन AA एंड BB इंटरेक्शन, तो एस्केपिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी मॉलिक्यूल्स की, कम हो जाएगी। एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी तो वेपर प्रेशर कम आएगा। तो नेगेटिव डेविएशन जब आती है तो AB इंटरेक्शंस आर ग्रेटर देन AA एंड BB इंटरेक्शंस, तो आंसर विल बी B in this case. AA is less than AB, BB is less than AB. So next question is 35th question. The weight of AgNO3 molecular mass 170 present in 100 milliliter of its 0.25 molar solution is. अब इस क्वेश्चन में देखिए मोलैरिटी गिवन है, 35th क्वेश्चन मोलैरिटी गिवन है, और मोलैरिटी गिवन है आपको इसमें 0.25, और आपको पता है मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। और नंबर ऑफ मोल्स जो न्यूमरेटर में लेने हैं वो कैसे निकलते हैं, वेट ऑफ द सोल्यूट अपॉन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgNO3 दैट इज 170। साथ में नीचे क्या चाहिए होता है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स, लेकिन यहां कितना गिवन है 100 मिलीलीटर्स। इसको आप कन्वर्ट करोगे डिवाइडेड बाय 1000, लीटर्स में कन्वर्ट किया, तो जस्ट आपने क्या किया इस इक्वेशन में, जस्ट मोलैरिटी की वैल्यू जो 0.25 गिवन है, आपने वैल्यूज डाल दी। मोलैरिटी होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज WB अपॉन MB, दीज आर नंबर ऑफ मोल्स, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। 100 मिलीलीटर्स गिवन है तो उसको आपने लीटर्स में कन्वर्ट किया डिवाइडेड बाय 1000, और इससे आपने क्या करना है, इस इक्वेशन से WB निकाल लेना है। जो WB है वही उसने पूछा है कि वेट ऑफ द सोल्यूट कैलकुलेट कीजिए, वेट ऑफ AgNO3 कैलकुलेट करना है आपने। तो WB अगर कैलकुलेट करें इन दिस केस दैट विल बी इक्वल टू 0.25 इंटू 17, और दिस इज इक्वल टू 4.25 grams. So 4.25 grams is the answer in this case. Is next is 79th question. Which of the following pairs show positive deviation from Raoult's law? Positive deviation कब आती है from the Raoult's law? जब AB interactions are weaker than AA and BB type of interaction। जब AB interactions weak होती हैं as compared to AA and BB type of interaction, तो vapor pressure जो आता है that is more, PA जो आएगा that will be more than the expected ideal, जो ideally expected था उससे ज़्यादा आएगा। PA will be greater than PA naught XA, PB will be greater than PB naught XB। So positive deviation तब आएगी जब AB type of interactions weak हों as compared to AA and BB type of interactions। और इन ऑप्शंस में देखिए फर्स्ट से शुरू हो, अगर एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल, तो दिस इज 79th क्वेश्चन, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, दिस इज क्लोरोफॉर्म CHCl3, और एसीटोन CH3COCH3। अब there is partial negative charge on this negatively charged this oxygen, electronegative oxygen। इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये अपनी तरफ खींच लेता है, उससे यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे there will be partial positive charge, तो इसमें क्या होगा, इंटरेक्शन हो जाएगी, ये वाली हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। जब आप एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिक्सअप करोगे then there will be formation of this hydrogen bond। इसलिए AB type of interactions इसमें क्या आ रही हैं, AB type of interactions are greater than AA and BB type of interactions। और जब AB type of interactions are greater than AA and BB type of interactions, तो क्या होना चाहिए, कौन सा behavior from the ideal, ideal behavior से किस साइड को deviation आएगी, negative deviation। this will be negative deviation, but he is asking for positive deviation। second case, मिथेनॉल और बेंजीन, बेंजीन एंड मिथेनॉल, मिथेनॉल मिथेनॉल मिथेनॉल, इनमें कौन सी इंटरेक्शंस होती हैं आपस में, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। मिथेनॉल और मिथेनॉल मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। जब आप बेंजीन को डाल दोगे बीच में तो क्या हो जाएगा, बेंजीन को डालने से हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेकअप हो जाएंगे, तो AB टाइप ऑफ इंटरेक्शंस वीकर आएंगी एज कंपेयर टू AA एंड BB टाइप ऑफ इंटरेक्शंस।
देखिए बी ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं एक बारी। मिथेनॉल मॉलिक्यूल जो है CH3OH, दिस इज मिथेनॉल, यहाँ पे दिस इज पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन दिस हाइड्रोजन, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अगले वाला जो मिथेनॉल होगा OH, CH3OH, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ये जो इंटरेक्शन है इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देयर आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस बिटवीन मिथेनॉल एंड मिथेनॉल मॉलिक्यूल्स, लेकिन जब बेंजीन मॉलिक्यूल्स डाल देंगे बीच में, वो यहाँ पे बेंजीन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आके बैठेंगे बीच में आके, तो क्या किया बेंजीन मॉलिक्यूल्स ने, इनकी इंटरेक्शंस जो थी मीथेन मॉलिक्यूल्स की आपस में जो इंटरेक्शंस थी उनको क्या कर दिया, वीक कर दिया। तो अब ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन जब बेंजीन डाल दिया मिथेनॉल में, ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शंस अब क्या आ रही हैं, वीक आ रही हैं एज कंपेयर टू ए एंड बी बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन। देयरफॉर this will show the positive deviation from the ideal behavior. So 79th का it will be B option, benzene and methanol. 80th question, which one of the following aqueous solutions will exhibit highest boiling point? हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका आना चाहिए, जिसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा, आई वैल्यूज पे, बल्कि इफेक्टिव मोलैरिटीज पे, आई इंटू एम वैल्यूज पे। जिसका आई इंटू एम मैक्सिमम है उसमें डेल्टा टीबी विल बी मैक्सिमम। तो ऐसे वाले जो भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात की गई है, तो आप देखिए आई इंटू एम वैल्यूज को, आई इंटू एम। अब डेल्टा टीबी हमने देखना है कि इसने पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशंस विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टीबी विल डिपेंड अपॉन आई इंटू एम वैल्यू। बाकी इस पे सारा कुछ डिपेंड करना है। हायर द वैल्यू ऑफ आई इंटू एम, हायर विल बी डेल्टा टीबी। जिसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो अब एक एक करके देखें। इसमें ए ऑप्शन जो है, आई क्या होगा ग्लूकोज का 1, तो आई इंटू एम क्या हो जाएगा 0.015। बी के लिए आई क्या है कि NO3 के लिए 2, तो 2 इंटू 0.01 दैट इज 0.02। सी के लिए, यूरिया के लिए आई क्या होता है 1, तो व्हाट विल बी आई इंटू एम 0.015। डी ऑप्शन, Na2SO4 कैसे डिसोसिएट होगा, कितने आयंस बनेंगे 3। 2 + 1 3 आयंस, तो आई क्या लेंगे इसमें आप 3 इंटू 0.01 दैट विल बी 0.03। सबसे बड़ा आई इंटू एम किस में आया 0.03 लास्ट केस में। जिसका आई इंटू एम मैक्सिमम है डेल्टा टीवी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उसी में ज्यादा होगा। जिसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट विल बी हाईएस्ट। सो आंसर विल बी डी। Next question is 81st question. A substance is hygroscopic at a given temperature if vapor pressure of its saturated solution at that temperature is. तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी किया पीछे 73rd क्वेश्चन रिगार्डिंग डेलिक्यूसेंस। बस डिफरेंस यहाँ पे ये है कि डेलिक्यूसेंस में क्या था कि पानी एब्जॉर्ब करके क्रिस्टलाइन सब्सटेंस सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहा था। और हाइग्रोस्कोपिसिटी क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिसिटी होता है कि जब कोई क्रिस्टलाइन सब्सटेंस पानी एब्जॉर्ब करके, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके हाइड्रेटेड फॉर्म में चेंज हो जाए, दैट इज हाइग्रोस्कोपिसिटी। बाकी सारा कुछ सेम होना है कि हाइग्रोस्कोपिसिटी कब शो करेगा कोई क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, अगर वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर्स या वेपर प्रेशर ऑफ द हाइग्रोस्कोपिक और हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, उसका जो वेपर प्रेशर है दैट शुड बी लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। हाइग्रोस्कोपिसिटी और डेलिक्यूसेंस सेम है कि वेपर प्रेशर जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन का शुड बी लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन द एटमॉस्फेयर। तो इसमें भी 81st में भी आंसर हैज टू बी सी, इट विल बी सी। 82nd क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन।
pH value of divided by x1 will be answer. A will be the correct answer in this case. इसमें देखिए जस्ट डिनोट अलग तरह से किया, YA इज इक्वल टू PA अपॉन PA प्लस PB आपको पता है। जो मोल फ्रैक्शन है A की वेपर फेज में वो x1 कह दिए तो YA की जगह x1 डाल दिया, और जो मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट A की लिक्विड मिक्सचर में वो कहता है x से नहीं लेना x2 लेना है। टोटल को कहता है PA प्लस PB को PB नॉट लिखना है और टोटल ही निकालना है। PB नॉट विल बी इक्वल टू टोटल वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू, इसको ऊपर लेके जाए अगर PB नॉट को, दैट विल बी इक्वल टू PA नॉट x2 डिवाइडेड बाय x1. So answer will be A. 58th answer is A. Next question is 59th question. Two elements A and B form compounds having molecular formulae AB2 and AB4. When dissolved in 20 gram of benzene, 1 gram of AB2 lowers freezing point by 2.3 degrees Celsius, whereas 1 gram of AB4 lowers freezing point by 1.3 degrees Celsius. The molar depression constant for benzene is 5.1. The atomic masses of A and B are respectively. अब इस क्वेश्चन में दो केसेस गिवन है, AB2 है एक और AB4 है, दो मॉलिक्यूल्स गिवन है, दो सॉल्यूट पार्टिकल्स गिवन है। इस केस में आपने इस क्वेश्चन में आपने फर्स्ट जो केस है उसमें मॉलिक्यूलर मास डिटरमिन कर लेना है, और सेकंड केस जो है उसमें भी मॉलिक्यूलर मास जैसे नॉर्मली डिटरमिन किए जाते हैं उस मेथड से आपने डिटरमिन करने हैं। तो इसमें देखिए कि फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन है डेल्टा TF जो है फर्स्ट केस में, वैसे डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM, तो इन द फर्स्ट केस डेल्टा TF इज इक्वल टू व्हेन डिसॉल्व्ड इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन 1 ग्राम ऑफ AB2 लोअर्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2.3. फर्स्ट केस में 2.3 इज डेल्टा F, KF इज गिवन फॉर बेंजीन दैट इज 5.1, और मोलैलिटी आपको पता है इज इक्वल टू वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट, और नीचे चाहिए होता है हमें वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजीज। तो WB देखिए इस क्वेश्चन में, WB फर्स्ट केस में व्हेन डिसॉल्व्ड इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन 1 ग्राम ऑफ AB2, सो AB2 इज 1, मॉलिक्यूलर मास ऑफ AB2 ये डिटरमिन करना है हमें, और वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजीज। तो 1 ग्राम ऑफ AB2 को डिसॉल्व किया गया 20 ग्राम ऑफ बेंजीन में, तो 20 ग्राम्स इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, सॉल्वेंट इज 20 ग्राम्स, तो केजी में कन्वर्ट किया, ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, और फर्स्ट इक्वेशन जो ये बन रही है डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM फर्स्ट केस में इन केस ऑफ AB2। यहां से यू विल कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ AB2, तो इस इक्वेशन से यू हैव टू कैलकुलेट MAB2, and if we solve this equation this will be equal to 110.87. सिमिलरली यही फॉर्मूला अप्लाई करते हुए आपने सेकंड केस पे आना है, AB4 वाले केस पे, और AB4 वाले केस में भी आपने डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM इस फॉर्मूला में सारी वैल्यूज डालनी है। तो सेकंड केस में देखिए डिप्रेशन कितना है 1.3 डिग्री सेल्सियस, सो 1.3, KF is same, molality will be WB, weight of the solute upon molecular mass. So second case में weight is same 1 gram of AB4 divided by molecular mass of AB4, और इसको डिसॉल्व किया है सेकंड केस में उसने, when dissolved in 20 gram of benzene 1 gram of AB2 lowers freezing point by 2.3, और 1 gram of AB4 lowers freezing point by 1.3 degree Celsius, that means same amount है इसमें भी सॉल्वेंट का 20 ग्राम्स, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे आप 20 डिवाइडेड बाय 1000, यहाँ से यू विल कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ AB4, और इसको अगर कैलकुलेट करें दिस विल बी इक्वल टू MAB4 इज इक्वल टू 196.15।
अब दो इक्वेशंस बनेंगी यहां पे देखिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ Ab2, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का, एटॉम जो एटम्स हैं उनके मासेस को एड अप कर देना है आपने। तो इस केस में A प्लस 2B इज इक्वल टू 110.87 और इस केस में A प्लस 4B इज इक्वल टू 196.15 और इन दोनों इक्वेशन से यू कैन कैलकुलेट A एंड B। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए एक बारी तो A की वैल्यू आ जाएगी, B की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि A कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे नॉर्मल इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है वैसे आपने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है एंड यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A एंड B बोथ। और A की वैल्यू जो आ रही है AB अगर कैलकुलेट करें तो एटॉमिक मासेस ऑफ A एंड B आर रिस्पेक्टिवली, A की वैल्यू जो आएगी सॉल्व करने पे दैट इज इक्वल टू 25.5 और B की वैल्यू जो आएगी सॉल्व करने पे दैट इज इक्वल टू 42.6। सो आंसर विल बी डी ऑप्शन 25.5 एंड 42.6। तो इसमें कुछ नहीं किया, देखिए डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स दो केसेस में गिवन है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स की वैल्यूज डाल दी हैं दोनों केसेस में। मॉलिक्यूलर मासेस निकालने हैं पहले स्टार्टिंग में आपने MAB2 का और MAB4 इन दोनों को कैलकुलेट करना है और AB2 का जो मास आ रहा है दैट इज A प्लस 2B इज इक्वल टू 110.87, जो सेकंड केस में आ रहा है A प्लस 4B इज इक्वल टू 196.15। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है फॉर A एंड B और A विल बी इक्वल टू 25.5, B विल बी इक्वल टू 42.6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60th क्वेश्चन and 60th question is FeCl3 on reaction with K4FeCN6 in aqueous solution gives blue color. These are separated by a semi-permeable membrane AB as shown. Due to osmosis there is, तो इस केस में देखिए कि कहता है कि FeCl3 का अगर रिएक्शन हो जाए K4FeCN6 के साथ तब ब्लू कलर ऑब्टेन होता है, लेकिन जब ऑस्मोसिस होगी इन दोनों को किस में डिसॉल्व किया गया है, पानी में डिसॉल्व किया गया है। तो ऑस्मोसिस क्या होती है, व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। तो मूवमेंट तो यहाँ पे वाटर की होगी, इट हैज नथिंग टू डू विद द सॉल्यूट पार्टिकल्स FeCl3 एंड K4FeCN6 ने तो मिक्सअप होना नहीं है आपस में, क्योंकि डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में साइड X में K4FeCN6 डाला है देखिए और साइड Y में FeCl3 डाला हुआ है। तो मूवमेंट जो भी होगी जिस मर्जी साइड को होगी, लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होनी है ऑफ द सॉल्वेंट। तो वाटर विल मूव और जब वाटर मूव करेगा फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, FeCl3 और K4FeCN6 का कोई भी रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि वो एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव ही नहीं करेंगे। So there is no chance of appearance of blue color on either side. There will not be any appearance, there will not be any appearance of blue color in any side. So it has to be D answer. It will be D answer 60th ka. 61st question. For a solution containing non-volatile solute, the relative lowering of vapor pressure is 0.2. Relative lowering in vapor pressure is given 0.2. If the solution contains 5 moles in all, which of the following is true? Total moles दे रखे हैं 5 moles और relative lowering in vapor pressure given है। तो देखिए 61st question. What is relative lowering in vapor pressure? Pa naught minus Ps divided by Pa naught, and this is equal to mole fraction of the solute, that is equal to Nb divided by Na plus Nb. So this is relative lowering in vapor pressure और relative lowering in vapor pressure की वैल्यू जो है that is given, this value is given 0.2। और एक और चीज गिवन है इसमें कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है 5 है, Na plus Nb is given 5. So we will calculate Nb, number of moles of solute 1 और number of moles of solute अगर 1 है और आपको टोटल मोल्स पता है तो what will be Na?
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने आ जाएंगे 5 - 1 दैट इज इक्वल टू 4। अब ऑप्शंस पे आइए, कौन सी ऑप्शन करेक्ट होनी है? ए ऑप्शन इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन इज 0.2, so it is incorrect. Mole fraction of solvent is 0.2. So what will be mole fraction of solvent in this case? 4/5. 4/5. So this is 0.8. So this is incorrect. Number of moles of solute in the solution is 0.2. Number of moles of solute in the solution is 0.2. This is also incorrect. Number of moles of solvent in the solution is 4. Number of moles of the solvent in the solution is 4. This is the correct option. C will be the answer in this case. So next question is 62nd question. Consider following solutions. First is 1 molar aqueous glucose, second is 1 molar aqueous sodium chloride, third is 1 molar benzoic acid in benzene, fourth is 1 molar ammonium phosphate. Which statement is incorrect? Which statement is incorrect? First is all are isotonic solutions. क्या ये possible है? 1 molar glucose, अब जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है दैट डिपेंड्स अपॉन आई, वैल्यू ऑफ आई इंटू मोलैरिटी. इन केस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर यू हैव टू कंसिडर द इफेक्टिव मोलैरिटी. इन दिस केस आइसोटोनिक की बात हो रही है फर्स्ट ऑप्शन में, तो यू हैव टू सी कि आई इंटू सी किन सॉल्यूशंस का सेम है. अगर सारी सॉल्यूशंस का I इंटू सी सेम आ रहा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होंगे और आइसोटोनिक होंगी सॉल्यूशंस. फर्स्ट केस में अब देखिए मोलैरिटी तो सारों की बराबर है, सारा कुछ जो डिपेंड करना है वो किस पे डिपेंड करना है? वैल्यू ऑफ आई पे. आई देखिए ग्लूकोज के लिए आई क्या होगा 1, सोडियम क्लोराइड के लिए आई क्या होगा 2, बेंजोइक एसिड के लिए आई क्या होगा लेस देन 1, क्योंकि बेंजोइक एसिड एसोसिएट हो जाएगा तो इट विल बी लेस देन 1, एंड अमोनियम फॉस्फेट के लिए इट विल बी ग्रेटर देन 1. तो सारी जितनी भी सॉल्यूशंस हैं उनके लिए आई जो है आई वैल्यूज आर नॉट सेम. अगर आई सेम नहीं है तो हाउ कैन दे बी आइसोटोनिक सॉल्यूशंस? उनके ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर कैसे हो सकते हैं जब उनकी आई की वैल्यू सेम नहीं है? क्योंकि मोलैरिटीज आर सेम, सारा कुछ डिपेंड करना है आई वैल्यूज पे, और आई की वैल्यूज सारों के लिए डिफरेंट आ रही है, इसलिए उनके ऑस्मोटिक प्रेशर्स कैन नॉट बी सेम. और ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम नहीं है तो हाउ कैन दे बी आइसोटोनिक सॉल्यूशंस? तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहले वाली ही इनकरेक्ट है कि ऑल आर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन 63rd क्वेश्चन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. 63rd क्वेश्चन इज elevation of boiling point of a solution of non-electrolyte. It is a non-electrolyte in carbon tetrachloride is 0.6. What is the depression in the freezing point of the same solution? तो Kf दिया हुआ है CCl4 के लिए 31.8 kg per mole and Kb is also given 5.01 kg per mole. अब इस क्वेश्चन में देखिए 63rd में डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबीएम. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए ये वाली इक्वेशन होती है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबीएम. और इसमें देखिए वैल्यू डालिए आप, डेल्टा टीबी कितना गिवन है इसमें 0.6, केबी इज ऑल्सो गिवन, केबी फॉर CCl4 इज 5.01. मोलैरिटी वैसे रहने दीजिए, लेट इट बी फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड देखिए, सेकंड इक्वेशन चाहिए हमें, डिप्रेशन चाहिए हमें फ्रीजिंग पॉइंट में, तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफएम. डेल्टा टीएफ वी हैव टू कैलकुलेट, केएफ वैल्यू गिवन है यहां पे 31.8, मोलैरिटी इज एम, लेट इट बी सेकंड इक्वेशन. फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कीजिए या फिर सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कीजिए, एमएम विल कैंसिल आउट, you will come to the value of delta TF. अगर डिवाइड कर दें हम सेकंड को फर्स्ट से, delta TF can be calculated and delta TF in this case is 3.72. This will be
3.72. Next question is 64th question. The freezing point of equimolal aqueous solution is highest for, मोलैलिटी सेम दे दी, तो सारा कुछ जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो किस पे डिपेंड करेगी? इट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ आई. जिसमें आई की वैल्यू ज्यादा है उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी ज्यादा होगी. तो इसमें बात हो रही है कि फ्रीजिंग पॉइंट इज हाईएस्ट फॉर. अभी मैंने पहले भी डिस्कस किया है ऐसा क्वेश्चन कि फ्रीजिंग पॉइंट इज हाईएस्ट फॉर और फ्रीजिंग पॉइंट इज लोएस्ट फॉर कैसे पता लगाना होता है आपने, कि दो केसेस ले लिए जाए, अगर एक्वा सॉल्यूशंस वाले दो केसेस ले लिए जाए, एक में डिप्रेशन हो रहा है मान लीजिए 2 डिग्री सेल्सियस का, दूसरे में डिप्रेशन हो रहा है 4 डिग्री सेल्सियस का. अगर 2 डिग्री सेल्सियस वाले का फ्रीजिंग पॉइंट देखें तो फ्रीजिंग पॉइंट विल बी -2 डिग्री सेल्सियस. अगर 4 डिग्री सेल्सियस का डिप्रेशन है तो फ्रीजिंग पॉइंट विल बी -4 डिग्री सेल्सियस. तो जिसमें डिप्रेशन ज्यादा है फ्रीजिंग पॉइंट में उसका फ्रीजिंग पॉइंट इज लोअर. जिसका फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कम है जिसमें, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा दैट विल बी हायर. तो आपने देखना है कि किस सॉल्यूशन के लिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज लोएस्ट. जिसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लोएस्ट होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा. और फ्रीजिंग पॉइंट लोएस्ट किसका होना चाहिए? इक्विमोलल सॉल्यूशंस हैं जिसकी आई की वैल्यू सबसे कम है. जिस केस में आई की वैल्यू वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू सबसे कम है उस केस में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विल बी लोएस्ट. और जिस केस में डिप्रेशन लोएस्ट है उसमें फ्रीजिंग पॉइंट विल बी हाईएस्ट. तो देखिए इन केसेस में ए में आई की वैल्यू इज 2, सेकेंड केस में आई की वैल्यू इज 3, थर्ड केस में सी ऑप्शन में आई की वैल्यू इज 4, फोर्थ केस में ग्लूकोज में आई की वैल्यू इज 1, क्योंकि ग्लूकोज ना तो डिसोसिएट करेगा ना एसोसिएट करेगा. आई की वैल्यू लोएस्ट इसमें ग्लूकोज के केस में है, जिस केस में लोएस्ट है उसमें फ्रीजिंग पॉइंट जो है हाईएस्ट होगा. तो आंसर विल बी डी, 64th का डी आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 65th क्वेश्चन है MA इंटू VA. इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है तो इसका इनिशियल मोमेंटम कैसा लूंगा? नेगेटिव. माइनस MB इंटू VB. दिस इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. अब बेटा फाइनल मोमेंटम में MB का मोमेंटम पॉजिटिव है, वो ऐसे है, तो MB इंटू VA. इसका मोमेंटम ऐसे है तो ये नेगेटिव हो गया बेटे, माइनस MA इंटू VB. अब आपको क्या निकालना है? MA बाय MB का रेशियो निकालना है. सो बेटा ऐसा करो, MA की टर्म इकट्ठी कर लो और MB की टर्म इकट्ठी कर लो. तो MA इंटू VA प्लस MA VB इज इक्वल टू MB VA into VB. So MA into VA plus VB is equal to MB into VA plus VB. So बेटे VA plus VB तो कैंसिल हो जाएगा. MA by MB रेशियो कितनी आ गई? 1 आ गई बेटे. MA by MB this ratio is 1. Next 148th question बेटे. On 100 that is equal to M into G into 10 plus